नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता जा रहा है, आपको पता ही है कि इजराइल की जो टॉप लीडरशिप है वो निकल चुकी है ऑलरेडी रफा से और वो पूरा गाजा स्ट्रिप से। तो इजराइल अपने पूरे वॉर एफर्ट को उतना ही ज़्यादा इंटेंसिफाई करते जा रहा है। अभी कल भी रेड क्रॉस के ऑफिस के पास गाजा के अंदर में एक बहुत बड़ी अटैक हुआ, वहाँ पर शेलिंग हुई बहुत सारी, जिसकी वजह से 25 से 26 लोगों की वहाँ पर जान चली गई। रेड क्रॉस का ऐसा कहना है, उनके ऑफिशियल्स का ऐसा कहना है कि ये जो मरे हैं ये पैलेस्टीनियन सिविलियंस हैं। हालांकि इजराइल का ऐसा कहना है कि मिलिटेंट्स है, तो ये सारी चीज़ें तो चलती रह रही है। अभी 45 लोगों की और पैलेस्टीनियन सिविलियंस की कल जान गई, जहाँ पर राफा के अंदर में जब बॉम्बिंग करी इजराइल ने। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा पावर ब्लॉक है, यानी कि जो रशिया वाला पावर ब्लॉक है, वो कहीं ना कहीं इजराइल यूएस को इस पूरे मामले में घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। और ये सारी चीज़ें जियोपॉलिटिक्स में चलती भी रहती हैं। उसी कड़ी में अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि आर्मेनिया ने पैलेस्टीनियन यानी कि पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज कर लिया है। आर्मेनिया का साफ साफ ये कहना था कि जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस के साथ जो वायलेंस हो रहा है, इस वायलेंस को देखते हुए हमने पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया है। अभी तक आर्मेनिया उन चुनिंदा कंट्रीज़ में से सबसे लेटेस्ट कंट्री है जिन्होंने पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया है जब से ये गाजा वॉर चल रहा है। देखो, इसके पहले जिन्होंने, जैसे इंडिया है, तो इंडिया का स्टैंड क्लियर है, वो 47 से क्लियर है कि उन्होंने हमेशा से पैलेस्टीन को एक कंट्री माना है। जब से इंडिया खुद की एक कंट्री है, उसने हमेशा से पैलेस्टीन को सपोर्ट किया, पैलेस्टीन को एज अ कंट्री माना है। कहीं ना कहीं वो जो ड्यूअल स्टेट सॉल्यूशन है उनको बिलीव करते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन को कोएग्जिस्ट करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, लेकिन आर्मेनिया जैसी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने आज तक अपना कोई उनका क्लियर स्टैंड नहीं था कि वो पैलेस्टीन को एज अ कंट्री मानते हैं कि नहीं मानते। ऑफिशियली भी उनका कोई स्टैंड नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे गाजा वॉर इंटेंसिफाई होते जा रहा है, वैसे वैसे ये कंट्रीज सामने आ रही हैं। और उनमें से आर्मेनिया सबसे लेटेस्ट कंट्री है जिसने साफ साफ ये रीज़न दिया है कि जो वहाँ की सिविलियंस हैं उनके साथ जो वायलेंस किया जा रहा है, उसको देखते हुए हम पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करते हैं। और साफ साफ ये कहने के बाद अब इसमें कई सारी कंट्रीज, अगर आप देखोगे, आर्मेनिया के अलावा कई सारी कंट्रीज़ ने गाजा वॉर के अंदर में जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस के साथ जो उनके साथ हो रहा है, जो जिस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है, जिस तरीके से वो कैंप्स पर अटैक किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए कई सारी कंट्रीज़ ने रिसेंटली गाजा वॉर के अंदर में पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज कर दिया है, जिसकी वजह से इजराइल काफ़ी नाराज़ है। या आप कह लो इजराइल और यूएस का जो पावर ब्लॉक है वो इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। अब यहाँ पर अगर आर्मेनिया की बात करें तो आर्मेनिया को एक्चुअली में हमेशा से एक लॉन्ग टर्म पीस चाहिए पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में। और ये लॉन्ग टर्म पीस जो है, इसकी कॉस्ट का बहुत ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म पीस क्यों चाहिए मिडिल ईस्ट के अंदर में आर्मेनिया को, उसके लिए आपको एक रीज़न समझना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि आर्मेनिया का एक्चुअली में उसका जो नेबरिंग कंट्री है अजरबैजान, उससे इशू है। और उसी इशू को लेकर टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। उसी इशू को लेकर के आर्मेनिया, क्योंकि एक छोटी कंट्री है, तो उसको हमेशा से ये चाहिए कि मिडिल ईस्ट में जैसे जैसे शांति बनी रहेगी, आर्मेनिया बचा रहेगा। एक्चुअल में ये इशू क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपको आर्मेनिया दिखाई दे रहा है। मैं आपको पहले सारी मैप के थ्रू सारी कंट्रीज समझा देता हूँ। ऊपर आपको जॉर्जिया दिखाई दे रहा है, बगल में रशिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टर्की है, नीचे ईरान है, और आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब यहाँ पर जो ऑरेंज से टेरिटरी पूरी मार्क्ड है, ये एक्चुअल में अजरबैजान की टेरिटरी है, और जो ग्रे से टेरिटरी मार्क्ड है, ये आर्मेनिया की टेरिटरी है। और इन टोटल कंट्रीज जो हैं यहाँ पर इस पूरे रीजन में 6 कंट्रीज हैं। तो इसीलिए इनका 3+3 का डायलॉग चलता है। 3+3 का डायलॉग मतलब जो डिस्प्यूट है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, उसके लिए 3 कंट्रीज जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, यानी कि अजरबैजान, आर्मेनिया। पहले जॉर्जिया भी डायरेक्टली इन्वॉल्व था, अब जॉर्जिया साइड हो चुका है। तो आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया, जो कि तीनों डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस पूरे इशू में। और बाकी जो 3 बड़ी कंट्रीज हैं, यानी कि ईरान, टर्की एंड रशिया, ये मध्यस्थता कराते हैं इस पूरे इशू के अंदर में। तो 3+3 का इनका डायलॉग चलता है। अब जो मेजर इशू है इस पूरे रीजन के अंदर में, वो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है। वो मेजर इशू इस रेड वाले पोर्शन को लेकर के, जो रेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में रेड पोर्शन जो है, इसको हम नगोर्नो काराबाख कहते हैं। आप जानते भी होंगे, कई बार हमने डिस्कस भी किया है। और इसी नगोर्नो काराबाख को पे अपने आधिपत्य को लेकर के इन अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में इशू है। अब नगोर्नो काराबाख का जो पूरा ये टेरिटरी है, आप देखो कि बहुत ना अनइक्वली डिवाइडेड है अजरबैजान और आर्मेनिया की टेरिटरीज। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ऑरेंज से यहाँ पर शेडेड पोर्शन है। अब ये अजरबैजान की टेरिटरी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए अजरबैजान को या तो थ्रू ईरान जाना पड़ेगा या थ्रू आर्मेनिया जाना पड़ेगा। अब ये जो टेरिटरी है, यहाँ पर ऑलरेडी एक गवर्नमेंट बना दी गई है। वहाँ पर कुछ लोगों ने रिबेल करके और गवर्नमेंट बना दिया है। तो ये खुद को मानते नहीं कि अजरबैजान के पार्ट है, ये खुद को अलग कंट्री मानते हैं। ऐसी बहुत सारे इशूज़ हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के इस कॉरिडोर के लिए, मतलब कि नगोर्नो काराबाख के पूरे इस एरिए के लिए अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट है।
अब यहाँ पर आती है पावर ब्लॉक की बात कि कौन को किसको कौन सा पावर ब्लॉक सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर आप यूएस की हिपोक्रेसी देखिएगा, आप पीछे जाइए गाज़ा वॉर में देखिए तो इजराइल और जो पैलेस्टीन की पूरी लड़ाई है, जो हमास की पूरी लड़ाई है, आप कह सकते हैं इट्स मोर ऑफ अ रिलीजियस इशू। कहीं ना कहीं वो मुस्लिम्स वर्सेस ज्यूज़ की लड़ाई है, और जो आप पास से आप उठा करके देखिए वो लैंड की लड़ाई है, वो गॉड्स की लड़ाई है, वो सारी चीज़ें आपको पता है। अब यूएस वहाँ पर किसको सपोर्ट कर रहा है बहुत क्लियर है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अज़रबैजान जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, और मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद यूएस का जो पूरा पावर ब्लॉक है, यूएस एंड इजराइल खास तौर से, वो कहीं ना कहीं अज़रबैजान को सपोर्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया को कौन सपोर्ट करता है? आर्मेनिया को सपोर्ट करता है रशिया, ऑब्वियसली रशियन पावर ब्लॉक। जब हम रशिया की बात करते हैं तो रशियन पावर ब्लॉक आप पूरा समझिए उसको, तो रशियन पावर ब्लॉक आर्मेनिया को सपोर्ट करता है। अब जो आर्मेनिया है वो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा भी था, तो इस वजह से भी तो रशियन पावर ब्लॉक आर्मेनिया को सपोर्ट करता है। और एक और कंट्री बहुत खास, हमारा प्यारा भारत, इंडिया भी कहीं ना कहीं आर्मेनिया को सपोर्ट करता है। अभी रिसेंटली हमने बहुत बड़ा आर्म्स एम्युनिशन का जो कंसाइनमेंट है वो आर्मेनिया को भेजा। इवन हमने अपना हिमार्स सिस्टम जो है वो भी आर्मेनिया को सपोर्ट करने के लिए दिया था। तो अभी मैं बताऊंगा रीज़न क्या है, बट यहाँ पर आप यूएस की हिपोक्रेसी देखिए कि यहाँ पर अज़रबैजान एक मुस्लिम कंट्री, फिर भी यूएस उसको सपोर्ट करता है, इजराइल सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल यूएस एक अलग मुस्लिम कंट्री से लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर अज़रबैजान का पैलेस्टीन को लेकर क्या इशू है? तो अज़रबैजान जो है वो पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो दिस इज़ अपने आप में एक बहुत बड़ी आयरनी है। सेम कॉन्टिनेंट मिडिल ईस्ट पर ये सारा इशू हो रहा है, और वहाँ पर ही आपको इतनी हिपोक्रेसी नज़र आ रही है साफ साफ। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जियोपॉलिटिक्स में इट्स नेवर अ रिलीजियस इशू। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं जिसको देखना होता है। साफ साफ प्रॉब्लम क्या है, यूएस को अज़रबैजान किसी भी हालत में चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज ऑफ इट्स जियोपॉलिटिकल लोकेशन। यहाँ पर बगल में कैस्पियन सी है, और कैस्पियन सी का जो ये पूरा ये वाला रीजन है, यहाँ पर आपको बाकू ऑयल फील्ड दिखाई दे रहा है। ये पूरा जो रीजन है इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, नेचुरल मिनरल्स हैं, जिन पर अपने कंट्रोल के लिए यूएस को अज़रबैजान पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर रशिया को काउंटर करना है, रशिया को चेक करना है इस पूरे कॉन्टिनेंट पे, तो कहीं ना कहीं इस तरफ से कैस्पियन सी की तरफ से अज़रबैजान एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। दूसरी चीज़, सीधा आप जब कैस्पियन सी क्रॉस करोगे तो सीधा आप सेंट्रल एशिया में एंटर करोगे। तो सेंट्रल एशिया में एंटर करने के लिए भी जो कनेक्टिंग कंट्री है लास्ट, वो अज़रबैजान बसती है। रशिया तो देगा नहीं, तो अज़रबैजान इसलिए भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से यूएस जो है वो अज़रबैजान में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, और उसका कारण है वो चाहता है कि ये इशू, नगोर्नो काराबाग का जो इशू है वो कभी रिजॉल्व ना हो एट द फर्स्ट प्लेस। वो इशू चलता रहे, तभी अज़रबैजान जो है वो सपोर्ट मांगता रहेगा यूएस से, और यूएस उसको सपोर्ट दे करके उसके बदले में बहुत सारी चीज़ें लेगा। और अब जब से अज़रबैजान के थ्रू चाइना ने एंटर किया है, तब से यूएस को ये डर और ज़्यादा सताने लगा है। इसीलिए आप देखोगे आर्मेनिया और अज़रबैजान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आने लगे होंगे, अलग अलग चीज़ों को लेकर के। कोई कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, कोई कुछ कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है, कभी अज़रबैजान धमकी देता है आर्मेनिया को कि हम बहुत सीरियस एक्शन लेंगे, कभी उसके एरिया में कंट्रोल कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं बिकॉज ऑफ यूएस। तो ये आपको यूएस की हिपोक्रेसी यहाँ पर थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। अब इंडिया का क्या इंटरेस्ट है आर्मेनिया को सपोर्ट करने के पीछे? तो इंडिया का क्लियर कट इंटरेस्ट ये है, बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। आपको पता है कि हम मिडिल ईस्ट में सबसे हमारा जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वो हम लेकर के जा रहे हैं, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। बहुत बार इसका मैप आपको दिखा चुका हूं कि ये क्या करेगा। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को बनाने के लिए आर्मेनिया, क्योंकि ये साउथ कॉकेसस का पूरा रीजन है और उसमें आर्मेनिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसीलिए वी नेवर वांट टू लूज आर्मेनिया। तो जब तक आर्मेनिया सेफ एंड सिक्योर रहेगा, हमारा ये प्रोजेक्ट भी आराम से चलता रहेगा। अदरवाइज हमें रीरूट करना पड़ेगा इस पूरे प्रोजेक्ट को, जिसमें काफ़ी खर्चा आता है। इसीलिए आर्मेनिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो इसीलिए आर्मेनिया जब पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करता है, तो वहाँ पर आपको इंडिया की बात भी करनी पड़ेगी, वहाँ पर आपको रशिया की बात भी करनी पड़ेगी, वहाँ पर आपको यूएस और इजराइल की बात भी करनी पड़ेगी। इसीलिए कोई भी छोटी कंट्री आप भी अगर किसी कंट्री की बात करता है, तो वहाँ पर जितने मेजर बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं उन सबको उस मैटर में उतरना पड़ता है, उन सबको अपनी टिप्पणियाँ देना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि ये दो कंट्री का इशू नहीं हो सकता, ये बहुत सारी कंट्रीज़ का इशू है। जैसे यहाँ पर आप देखो कि ये तो अज़रबैजान और आर्मेनिया का अपना इशू है, बैठ करके निपटारा कर लें। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि 3+3 का डायलॉग चलता है, और ये 3+3 का डायलॉग एक्चुअली ये 6 कंट्री डिमांड करती हैं, बट एक्चुअल में यहाँ पर हर डायलॉग में यूएस, इजराइल, यूके, फ्रांस जैसी कंट्रीज इन्वॉल्व रहती हैं हर डायलॉग में। वही सेम चीज़ आप यूक्रेन में देख रहे हो कि यूक्रेन का इशू है रशिया के साथ में, सॉल्व कर लो बैठ के। लेकिन नहीं, प्रॉब्लम इज़ यूएस, प्रॉब्लम इज़ फ्रांस, प्रॉब्लम इज़ दैट होल यूरोपियन ब्लॉक। वो कहीं ना कहीं उसमें एंटर करना चाहते हैं, वो एंटर करके उस पूरे मामले को और ज़्यादा
बढ़ाना चाहते हैं, वो अपना जो नेटो का पावर है उसको दिखाना चाहते हैं, डोमिनेंस चाहते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से ये सारे इश्यूज़ जो हैं बढ़ जाते हैं। अब अर्मेनिया का साफ साफ कहना है कि जैसे ही अर्मेनिया ने पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया, इजराइल ने तुरंत ही अर्मेनिया के एम्बेसडर को समन किया। एम्बेसडर को समन करके उन्होंने कहा कि हम बहुत तेज़ी से डांट लगाएंगे उनको जब वो यहाँ पर आएंगे, बिकॉज इस चीज़ से हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं कि अर्मेनिया अब जा कर के क्यों पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहा है। अभी तक तो उनका कोई स्टैंड नहीं था उस पर, लेकिन अब जा कर के इस चीज़ करने की क्या ज़रूरत है, बिकॉज ये एक सिंबॉलिक तरीके से ये स्टेटमेंट दिया गया है क्योंकि ताकि इजराइल को घेरा जा सके। वहीं दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के बड़े नेता यानी कि हुसैन अल शेख ने इस पूरे मामले को मतलब पैलेस्टीन को एज अ स्टेट जो रिकॉग्नाइज किया है अर्मेनिया ने, उसको वेलकम किया। ऑब्वियसली वो वेलकम करेंगे भी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा इशू कि अर्मेनिया ने क्यों पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया, अब जाकर के क्यों रिकॉग्नाइज किया, बिकॉज द रशियन ब्लॉक इज ट्राइंग टू काउंटर द इजराइल एंड यूएस पावर ब्लॉक। क्योंकि काफ़ी देखो ना, इसमें इजराइल को काफ़ी टाइम भी तो हो गया। आप देखिए 8 महीने से ज़्यादा हो गए, 8-9 महीने से, मतलब छोटा सा गाज़ा स्ट्रिप है। और हमास क्या मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है हमास। यू कैन नॉट इवन कॉल इट अ गवर्नमेंट, यू कैन नॉट इवन कॉल इट अ कंट्री। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसको मारने में कम से कम 8 महीने भी क्रॉस हो चुके हैं। तो इजराइल की कहीं ना कहीं ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती जा रही है। उनका जो आज तक का डिटरेंस था पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में वो कम होते जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है इजराइल के लिए, क्योंकि अभी तक मिडिल ईस्ट में इजराइल को बहुत पावरफुल कंट्री की तरह देखा जाता था, है भी वो बहुत पावरफुल, लेकिन कहीं ना कहीं इस वॉर में उनकी हार होती चली जा रही है। और वो हार सिर्फ उनकी नहीं हो, बेंजामिन नेतन्याहू की भी हार है। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होकर आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत इंटेंसली वो अटैक करते जा रहे हैं। राफा के अंदर में जो जवालिया कैंप है उसके अंदर में अटैक हुआ, 25 लोग कल मारे गए, 45 लोग परसों मारे गए। तो इसीलिए वो इंटेंसिफाई होते जा रहा है, क्योंकि दे वांट टू एंड इट सून। क्योंकि जब तक इलेक्शन यूएस के अंदर में आएगा उसके बाद तो ये सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा। तो इलेक्शन से पहले उनको इस पूरे मामले को ख़त्म करना है। इसीलिए आप देखोगे अटैक बहुत इंटेंसिफाई होते जा रहे हैं। चलिए, अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अभी यूपीएससी सीएससी 2024 का प्रीलिम्स हुआ। बहुत बच्चों ने उसमें अच्छा किया होगा। जिनका नहीं हो पा रहा है, जिन्होंने अपना कैलकुलेट किया होगा मार्क्स और कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी कुछ कमियां रह गई होंगी, वो फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप बिल्कुल फ्रेश प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं साल 2025 के लिए, तो आपके लिए इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने एक बैच लाया है। ये बैच जो होगा, ये मल्टीपल बैचेस हैं। इंग्लिश का भी बैच है, इसमें इंग्लिश का भी बैच है, और इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स यानी कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर, सरमत सर, चेतन सर जैसी फैकल्टीज आपको इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी। इस बैच का कॉस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 24,999 है। मतलब इस प्राइस में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे बैचेस का। आप जिस बैच से पढ़ना चाहिए, जो सब्जेक्ट जिस टीचर का अच्छा लग रहा है, आप उस बैच में जाइए, पढ़ लीजिए उससे, सिंपल। और इसमें आपको 15 महीने का आपको मतलब ये पूरा कोर्स आपका 15 महीने तक चलेगा, जिसमें जीएस, सीसैट और टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो ऑफर है 24,999 पे आपको ये कोर्स जो मिलने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ 23 जून तक है। मतलब आज 22 है, कल लास्ट डेट है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर अवेल कर लीजिए। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करना है और क्लिक करके जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको यूज करना है APYT10, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अर्मेनिया अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट, नगोर्नो कराबाख का कॉन्फ्लिक्ट, कौन किस पावर ब्लॉक में है, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्यों अर्मेनिया ने अब जाकर के पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया है, ये भी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।